अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और फ़ारूक हमीद ख़ान साहब। अब तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज सबसे पहले बात होगी PTI के हवाले से, जिसकी मुश्किलात में एक के बाद एक इजाफा होता चला जा रहा है। आज PTI दौरे हुकूमत का एक और अहम स्कैंडल है जो कि सामने आया है कि किस तरह से अपनी ही मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए सरकारी ज़राए का इस्तेमाल किया जाता रहा है PTI की जानिब से। साबिक वज़ीर इत्तलात है PTI की, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सोशल मीडिया टीम में बाकायदा 30 से 40 हज़ार भर्तियां की जाती रही हैं, जबकि KP के बजट में 870 मिलियन रुपए का बजट इस हवाले से रखा गया था, जबकि PTI की ही जानिब से झूठे बयानिए भी बनाए गए हैं। जी हाँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं जो कि ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए से ही टॉप ट्रेंड में रहना PTI चेयरमैन का मशगला बन चुका था। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि एक शख्स की खुद पसंदी के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। दावा ये किया गया है कि 800 से ज़ायद जाली अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क का तशख़्ख़ुस तबाह करने की कोशिश की गई है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है कि क्या PTI को इतनी ज़्यादा फॉलोइंग होते हुए भी इस काम की कोई ज़रूरत थी? नौशाद साहब, मैं आप ही से सबसे पहला सवाल कर लेती हूँ। PTI की जो फॉलोइंग है उसके बावजूद आपको लगता है कि जो इल्ज़ामात फिरदौस आशिक अवान साहिबा लगा रही हैं उनमें कोई सदाकत भी है? पहले आपने कहा था कि PTI की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग, जब फारूक साहब से सवाल किया, जब मेरी दफ़ा मुझसे सवाल किया तो आप फॉलोइंग की हद तक थोड़ी कर ली, कम कर दी मैंने फॉलोइंग, क्योंकि मुझे पता था सवाल ये जो आपकी बड़ी तरफ आते ज्यादा हुए फॉलोइंग है आपने इससे भी कम कर देनी ये जो बड़ी ज्यादा है। फॉलोइंग है सोचिए। दरअसल ये थी ही इस वजह से जिसकी है। तरफ अब ये पॉइंट आउट हुआ। और ये तो एक सूबे की बात की जा रही है ना जी, ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। ठीक। ये मामला जो है ये न सिर्फ सूबों में इजला की सतह पर, फिर आपने कभी मतलब आपने किसी और जमात का ऐसे नहीं देखा होगा कि PTI सरगोदा, PTI रहीमयार खान, PTI फलां तहसील, PTI फलां तहसील, ये सारा कुछ जो है ना ये PTI ने ट्रेंड शो कराया था, बिल्कुल मौजूद था। हाँ, उनकी चूंकि इसमें एक्सपर्टीज मौजूद है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि ये मामला यहाँ तक नहीं है, ये मामला बैनुल अक़वामी सतह तक भी है, वहां पर भी बहुत सी कंपनियां। लेकिन नौशाद साहब मानते हैं ना, इसी सोशल मीडिया टीम को पहले नून लीग ने उठाया और उसके बाद पीपल्स पार्टी अब अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मतलब इस पर भी बात करते हैं अब सोशल मीडिया की टीम किसने उठाई और किसने नहीं उठाई है। देखिए मामला है क्या, मामला ये है कि मैं जो बात कर रहा था कि ये जो आप जिस बड़ी फॉलोइंग की बात कर रहे हैं ना, ये फॉलोइंग इंजीनियर्ड थी। ये फॉलोइंग जो है ये बनाई गई थी। ये जिन 800 अकाउंट्स की बात है, ये 800 नहीं, ये 8000 से भी कई ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से आपके एक्सपर्ट्स हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती रही। और ये मामला 87 करोड़ का नहीं है, ये शायद 87 अरब से भी ऊपर की गेम होगी। जिस वक्त ये सारी बातें खुलना शुरू होंगी और इसके अगर तह तक जाया जाए तो आपको अंदाजा होगा कि ये हजारों के हिसाब से लोग थे। फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं था, ये मीडिया में भी था, एंकर्स में भी था, ये पेड सहाफ़ियों के मामलात भी थे। आपने देखें एक वेबसाइट जो है उसको लाखों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते जिसके पढ़ने वाले शायद 10, 15, 20, 50 भी ना हो। अच्छा, तो ऐसे लेकिन उनके दौरे हुकूमत में तो मीडिया ने बहुत ज्यादा तनकीद का खुलकर निशाना बनाया ना PTI को, ऐसा नहीं है? देखिए, निशाना बनाना और बात है, मामला ये है कि आपको पेड जो आपके जज्बात, जिसको आप जज्बात कहते हैं ना, जो आप मामलात, जो लोगों की कमेंट्स होते हैं या बातचीत होती है या ट्रोलिंग जिसको कहते हैं हम, ये सारी पेड थी। अच्छा। और पैसे देकर ये एक पूरा बबल फैलाया गया था, जिस बबल से इंस्पायर होकर आप जैसे मेरे जैसे हमारे दोस्त अहबाब जो इर्द गिर्द हैं, वो उनकी जहन साजी की जाती थी, उनको मुख्तलिफ मामलात पे बात की जाती थी और उनको एक मखसूस तरह का ट्रेंड जो है उसको फॉलो करने पर आमादा किया जाता था। ये ट्रेंड ये कोई पाकिस्तान में नया नहीं है। आपको याद होगा कि इस सारी बहस जो ये US कांग्रेस में भी इसके ऊपर बहस हुई, फेसबुक पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो वहाँ के वोटर्स की जहन साजी करते हैं और मखसूस तरह से। आपको याद है ना कि वो जब केस हुआ और वो जो US प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने इसके बारे में बात की कि ट्रंप जो थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया। इसी तरह से और भी ममालिक में ये जो सोशल मीडिया का बूम डेवलप हुआ था, ये तहरीर स्क्वायर से हुआ था। और तहरीर स्क्वायर वो इवेंट है
जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और कैसे सोशल मीडिया ने लोगों को इस हद तक ले गए कि वो इस इतना बड़ा इवेंट जनरेट हुआ, और उसके बाद ये जो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं उन्होंने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया। और पीटीआई के लिए तो पीटीआई की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो तो आपको मालूम है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो देती हैं। अभी ये आपको याद होगा लॉबिंग फर्म जिसके ऊपर अभी बहुत शोर उठा था कि कितने पैसे दिए गए हैं उस लॉबिंग फर्म को, लाखों डॉलर्स जो है पर मंथ पे हायर किया गया है कि यूएस में वो पीटीआई के लिए लॉबिंग करे। जब यूएस के अगेंस्ट खान साहब ने जो है वो अच्छा खासा एक वावेला मचाया और उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया हमेशा की तरह, और वो फिर उसके बाद यूएस के तरले करने लग पड़े, अमेरिका की मिन्नतें करने लग पड़े और वहाँ लॉबिंग फर्म हायर की। सो बेसिकली ये जो जिस तरफ आज ये पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये असल में इनकी तादाद इससे बहुत ज्यादा है। ये तो वो लोग हैं जो सामने आए हैं क्योंकि इनको किसी खाते में डालकर किसी तरीके से सरकारी खाते से पैसे दिलवाने थे। अदरवाइज न जाने ये बेचारे अलीम खान जैसे और पता नहीं कितनी एटीएम मशीनें जो हैं वो जो पैसा लगा रही थी, जो वो करोड़ों रुपया लग रहा था, और उसके कितने सेल बने थे हर जिले, हर सूबे, हर जगह पे ये सेल बने हुए थे। और लोगों को लगता था कि जो इसकी, आप यकीन करें कि ये इस हद तक फाल था ये निज़ाम कि लोग पीटीआई के अगेंस्ट बात नहीं करते थे क्योंकि उनकी व्यूज नहीं आते थे, और पीटीआई की फेवर में बात करते थे क्योंकि उसके ठीक हो गया। नौशाद साहब, पॉइंट आपका क्लियर है कि सोशल मीडिया को काफी पीटीआई ने कंट्रोल किए रखा अपने दौर में, और ये सरकारी खर्च पर था सब कुछ। जफर हिलाली साहब, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो नौजवान नस्ल के दिमागों में बारूद भरा पीटीआई चेयरमैन ने, जिसकी वजह से अब वो सलाखों के पीछे हैं, अब इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा पीटीआई को? देखिए जी, ये सब कंजेक्चर है। मैं नहीं समझता हूँ इन लोगों के पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज है कि ये कह सकते हैं कि इसलिए हो रहा है, और मुझे पता भी नहीं एक्चुअली हो रहा है कि नहीं। सही। हम जो शहर के रहने वाले हैं और जिन्होंने स्टडी नहीं किया है इसको, जो हमारी एक्सपर्टाइज इससे नहीं है, हम समझते हैं कि पीटीआई अगर पॉपुलर है, पोल पे पोल बता रहा है पीटीआई पॉपुलर है, ये कहना कि ये किसी तरीके से कि इनके अंदर जबरदस्ती भरा गया है, मैं नहीं समझता हूँ। आई डोंट बाय दिस थियरी। अच्छा, इलेक्शन हो जाने के पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इलेक्शन तक का वेट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में तो ये शकूक व शुबात सामने आ रहे हैं जफर साहब कि पता नहीं पीटीआई को शामिल भी किया जाता है या नहीं किया जाता है, इलेक्शन से पीटीआई को बाहर ही रखा जाता है, ये गुमान भी सामने आ रहा है। हाँ, तो फिर आप देख लें क्यों रखा जा रहा है बाहर। हाँ जफर साहब जी, क्यों रखा जा रहा है, मतलब आप खुलकर इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो बात करेंगे। नहीं, बात क्या करना है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अच्छा, कि अगर एक पार्टी को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, किस बेसिस पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? 9 मई की वजह से जफर साहब, 9 मई की वजह से। ये एलिगेशन वो है जो अभी तक इनसे निकलना तो दूर की बात, ये आने वाला टाइम उनके लिए मजीद सख्त से सख्त होता चला जाएगा। आपको नहीं लगता इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम? 9 मई के जो वाकया हुए हैं, अगर आपके पास एविडेंस है तो बेशक अंदर करें। अच्छा, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। सही। पर अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे, आप समझते हैं वो एक्चुअल वोट्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो मेरे ख्याल में हम लोग सब चाहते हैं। ठीक है, लेकिन 9 मई को हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर उनको पकड़े जिनके खिलाफ आपके पास सबूत है। लेकिन जफर साहब पकड़ेगा कौन? क्योंकि फैसला करने वालों ने तो फैसला कर लिया कि जिन्होंने 9 मई की थी वो तो जेल की सलाखों के पीछे, वो किस तरह से बाहर आएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब मेरे ख्याल से ना आपके पास, ना हमारे पास, ना किसी और के पास, इनफैक्ट खुद इदारों के पास नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर दिया और ये हो गया। हाँ, आपको अगर पता है तो बता दें। ठीक, किसके खिलाफ कौन सा फैसला हुआ है, किसने किया है, बता दें ना। हाँ, कि हम भी मानने लग जाए। सही। आपको अगर पता है तो शायद ये इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको पता नहीं है, ये आपका गैस है, ये कंजेक्चर है, ये आपका कोई थ्योरी है, इस किस्म की बकवास तो हम सुनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक तो कसूरवार पीटीआई है। जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी तो मजम्मत जितनी की जाए जफर साहब वो तो कम है। बिल्कुल नहीं होना था, बिल्कुल सही। ठीक, तो पीटीआई कसूरवार है, पीटीआई चेयरमैन कसूरवार है, उन्होंने दिमाग में बारूद भरा। कसूरवार है, आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? सही। अगर पीटीआई के खिलाफ एविडेंस है तो बिल्कुल कसूरवार है, नहीं है तो छोड़े, हाथ साथ नहीं करेगा। अगर है तो बताएं, लोगों को बताएं, मुझे बताएं। मैं पीटीआई के लिए
ठीक है जफर साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। फहीम साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि चलें मैं इतनी ज़्यादा निकाल लेती हूँ, मैं सिर्फ यही कह देती हूँ कि फॉलोइंग पीटीआई के होने के बावजूद इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत थी पीटीआई को? देखें, एक तो आप जो है वो एक कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रहने वाले जफ़र हलाली साहब को जो घेरने की कोशिश कर रही थी, मैं कामयाब नहीं हो सकी ना, मुझसे क्या कहलवाना चाह रही हैं तो उन्होंने आपको नाकाम कर दिया। हाँ। देखिए, जो आपका जो पॉइंट है ना, इससे पहले कि ये सारी बातें हो किसकी ज़बान से रही हैं, ये वो खातून है जिनका एक पंजाबी का मकूला जो है वो बड़ा मशहूर है इनके करीबी लोगों में कि तेरे होड़ दा की फ़ायदा ते तेरे ना होड़ दा की नुकसान है। तो ये जो फिरदौस आशिक एवान साहिबा हैं, ये कल तक तो वहीं बैठी हुई थी और कल तक ये खुद भी वही सब कुछ कर रही थी और ये खुद जो है वो तारीफों के पुल बांधा करती थी, वफाकी वजीर इत्तलात रही है ना, इन्हीं के मातहत जो है वो बहुत से इदारे, बहुत सी चीज़ें शुरू होती थी। जिस जानिब जो है मेरे दोस्त नौशाद साहब अभी इशारा कर रहे थे कि वेबसाइट्स को इश्तिहारात दिए गए और ऐसी वेबसाइट्स को इश्तिहारात दिए गए जिनको पढ़ने वाले भी 10 से ज़्यादा नहीं थे, तो वो सब कौन कर रहा था? यही कर रही थी। इसके बाद जो इसके ऊपर दूसरा मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि जी ये बात कोई नई बात तो नहीं है, आप आज निकाल के ले आए कि जनाब इतने करोड़ के केसेज जो ये दस्तावेजात निकल के आ गए, इतने इन्फ्लुएंसर भर्ती किए थे। अरे भाई, ये तो 2022 में जो है ये स्टोरी सामने आ चुकी थी। जून 2022 में इन्होंने भर्ती किए थे और अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले जो है, शायद मेरा ख्याल अप्रैल की बात है, कब की बात है, उस वक्त ये स्टोरी जो है सामने आ गई थी कि जनाब ये कुछ जो है हुआ है। तो अब दोबारा लाने की वजह क्या है? मैं समझता हूँ ये जो इस नोयत की चीजें की जा रही है ना, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। फॉलोइंग कम थी, फॉलोइंग ज्यादा थी, जो कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली मैं बात जो उन लोग इदारों की कर रहा हूँ जो इस वक्त जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, फॉलोइंग कम या ज्यादा का मसला नहीं है। अगर तो आपको उस शख्स की फॉलोइंग से कोई एतराज है, उस शख्स की फॉलोइंग के ऊपर, तो भाई सिंपल और सादा सा इसका फार्मूला होता है कि इलेक्शन में देख लेते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। सही। देखिए, पीटीआई के गलत इकदामात को आप सामने लाएं, लेकिन इस तरह ना लाएं कि पीटीआई जो है वो मजलूम बनती चली जाए। मैं इस बात के ऊपर से इश्यू बना रहा हूं। देखिए, मेरा पॉइंट यह है कि ये सब चीजें माजी में सामने आ चुकी हैं, आप क्यों बार बार उन्हें इस तरह से ला रहे हैं कि अब लोग कहें कि लो जी नया ड्रामा शुरू हो गया? नहीं, जो गलत किया है चेयरमैन पीटीआई ने, आप वो सामने लाएं, उस तरह लाएं कि लोगों को लगे कि आप असल चीज सामने ला रहे हैं। एक चीज को बार बार सामने लाने से आप आवाम का जो है उससे वो एतमाद जो नहीं उसका जो है वो खराब कर सकते। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि चेयरमैन पीटीआई ने इस मुल्क की सियासत में जो गलत किरदार अदा किया है, जो मैं कहूंगा लफ्ज में इस्तेमाल कर लेता हूं, जो गंदा किरदार अदा किया, आप उसको सामने लाएं। जो उसने ओए का कल्चर इस मुल्क में सियासत में दिया, आप उसको सामने लाएं। उसकी वजह से जो नौजवान नस्ल का जहन बनाया गया, थ्रू सोशल मीडिया बनाया गया, आप उसको सामने लाएं कि उसके जरिए आज लोगों के जहन जो है वो क्या बन चुके हैं कि आप कोई भी चीज सामने आ जाए वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सामने लाने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप एक चीज जो पहले भी सामने आ चुकी है आज आप उसको दूसरी तरह से सामने लाने की कोशिश करें। इससे नहीं काम बनेगा। पीटीआई चेयरमैन ने 9 मई कराया, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसके पीछे उन्होंने लोगों का जहन बनाया, थ्रू सोशल मीडिया बनाया, और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। ये सब चीजें क्लियर हैं। इनके ऊपर जो है वो बेसिकली वो क्या इसके ऊपर केस चलेगा और केस के नतीजे में जो सामने आ जाएगा कि क्या होना है। अभी पॉइंट इस वक्त इस नौयत की चीजें सामने लाना मेरे ख्याल में गलत हरकत है। बिल्कुल ठीक है। फ़हीम साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। फ़ारूक हमीद साहब, मुझे इस तरफ जवाब दे दीजिए कि काफ़ी अरसे से हम मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से यही बात सुनते आए हैं कि पीटीआई चेयरमैन जहन साजी कर रहे हैं नौजवान नस्ल की। पीपल्स पार्टी की कुछ रहनुमाओं से भी हमने यही बात सुनी कि पीटीआई चेयरमैन जहन साजी कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। गालम गलोच का जो कल्चर है वो पीटीआई चेयरमैन ने इंट्रोड्यूस कराया, इससे पहले नहीं था। आप अग्री करते हैं कि जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा इशारा कर रही हैं इस तरफ के सोशल मीडिया के थ्रू, या यूँ कह लीजिए कि खुले आम भी जलसों में भी पीटीआई चेयरमैन ने जो बारूद है दिमागों में नौजवान नस्ल के वो भरा? देखिए, उसमें तो कोई शक नहीं। पीटीआई का एक बड़ा ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया नेटवर्क था पूरे पाकिस्तान में, और हजारों जो हैं वो अपना एनरोल भी थे, और बड़ी तादाद में लोग जो थे उनको गवर्नमेंट फंड से पैसे भी दिए जाते थे। जिस तरह बात सामने आ गई, वैसे ये हमें आइडिया तो था कि केपी गवर्नमेंट या इवन अदरवाइज इनके लोगों ने अपना सरकारी फंड से आईटी के जो यंग लोग हैं उनको हायर किया है। आपको पता आजकल आईटी का दौर है और हमारे लोग माशाल्लाह यूथ जो है बहुत काबिल हैं, तो बिल्कुल उनको इस्तेमाल किया गया अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई है कि
कुछ लोग उनके भाई भी जो थे जिन्होंने रियासत के इदारे पाकिस्तान की कौमी सलामती के इश्यूज के ऊपर जो है जो नेगेटिव उन्होंने कैंपेन चलाए, उससे हालात बहुत खराब हो गए। ठीक है ना जी। और ये बात सही है कि 9 मई का जो सानिया हुआ उससे पहले जो जिस तरह हालात चल रहे थे ज़मान पाक में, तो बड़ी खौफनाक किस्म की सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, कैंपेनिंग और ये तमाम चीजें हम देख रहे थे। और वो तसादम लग रहा था कि ये दे आर ऑन अ कोलिजन कोर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, खासकर सिक्योरिटी के इदारे, और आपने देखा फिर वो हुआ। सो पहली बात ये है, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सरकारी फंड इस्तेमाल करें ये लोगों को हायर करने के लिए। भाई, अगर आपने अपने पार्टी पॉलिसीज, पार्टी नैरेटिव्स को कैंपेन करना जरूर करें, लेकिन पार्टी फंड्स के लिए करें और पार्टी फंड से करें। हर किसी सूरत भी आपके जो कैंपेनर्स हैं, आपके सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको रियासत के खिलाफ नैरेटिव जो है वो लगाने पे उकसाए मत, क्योंकि फिर अवाम में जाहिर बात है अवाम इंसाइट होती है, अवाम के माइंड जो है वो इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, और इंप्रेशनेबल माइंड पे आपको तो ज्यादा फिर मुल्क में जो है आपको देखा जो हालात पैदा हुए। सो मैं फिर दोबारा कहूंगा, मैं अभी देख रहा था उन्होंने एक बड़ा थ्रेड जारी किया सोशल मीडिया पे, और काजी केपी गवर्नमेंट में तकरीबन 1166 लोग जो हैं यूथ हायर किए गए थे, लाखों की एप्लीकेशन आई, लेकिन और यूनियन काउंसिल लेवल तक उन्होंने इनको रखा। मकसद क्या था कि जी केपी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को प्रोजेक्ट करना, उनकी अचीवमेंट्स को। लेकिन बात यह कि ये काम तो पीआर डिपार्टमेंट का काम है, जो डीजीपीआर है हर सूबे में उनका काम है। ऑफिशियली दे आर अलाउड कि वो जनाब सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करें, कोई ट्वीट करें वगैरह, कोई जो उन्होंने एक चीज हाईलाइट करनी हो, उनके लिए बड़ी तादाद में यंग लोगों को हायर करना नामुनासिब था। और मुझे अब ये भी मैंने पढ़ा है कि वो लोग अभी भी मेरे ख्याल है पिछले साल वो कायम थे सितंबर अक्टूबर तक। तो ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इनको चाहिए था पीडीएम की गवर्नमेंट के उन लोगों को सैक करते, उनको रिमूव करते। आई एम श्योर अब तो खैर कर दिया होगा। सो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये रियासती फंड, पब्लिक फंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, नंबर 1। और दूसरी बात, एग्जांपल वो ये इस्तेमाल हुआ था डेवलपमेंट फंड्स का। अब आप मुझे ये बताएं, केपी के डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत इन लोगों को हायर किया गया। तो अब हमने ये भी सुना है कि पिछले गवर्नमेंट जब जारी थी तो 60-70 अरब रुपया जो मीडिया में खबर आई है डेवलपमेंट फंड्स में अलॉट किए गए पब्लिक ऑफिस में इन लोगों को। भाई किस लिए? डेवलपमेंट फंड में तो हार्डकोर डेवलपमेंट होनी चाहिए। कितने वो प्रोजेक्ट्स है जो ऑन ग्राउंड आए, ये जो पिछली गवर्नमेंट जो गई है 16 महीने वाली गवर्नमेंट, कितने प्रोजेक्ट्स आए, किनको कितना पैसा मिला, ये तमाम चीजें पब्लिक होनी चाहिए, बल्कि इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। जो पैसा दिया गया उससे कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए, कितने मुकम्मल हो गए, कितने अप्रूव किए गए, हमें तो पता ही नहीं है कि बस जो 70 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड या 90 अरब जो भी अमाउंट था वो दे दिए गए। और दूसरी बात ये, हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती है, हमने नोट किया है, हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट पिछले 10-15 साल में वो ये जो उनके पास जो डिस्क्रेशनरी फंड होते हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के और वगैरह, वो फिर उसका मिसयूज होता है। चाहे ठीक है फारूक साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे जफर हिलाली साहब के पास एक बार फिर से जाने दीजिए। जफर हिलाली साहब, आपका मुझे पॉइंट चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर हम ओवरऑल मीडिया की बात करें, स्पेसिफिकली सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं, सिर्फ पूरे मीडिया की, तो कौन कौन सी सियासी जमातें हैं, कौन कौन सी सियासी पार्टीज हैं जो कि मीडिया को मैनेज करती हैं? मेरे ख्याल में हर पार्टी सही की कोशिश होती है कि वो मीडिया को मैनेज करे। ठीक। हर पार्टी हर लेवल पे और हर वक्त कभी भी पेट्रोनेज हो जो वो डिस्पेंस कर सकते हैं, वो मीडिया खुद देखते हैं कि हमारे साथ कौन है, हम उसको कैसे फेवर करें। दिस इज इनएविटेबल। मैं अगर एक सेक्रेटरी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको मैं कह सकता था आपको कि जो लोग हमारे साथ स्टेट विजिट से आते थे वो कौन थे? वो थे जो प्राइम मिनिस्टर पसंद करती थी, वो थे जो पार्टी को, उनके पार्टी को मदद करे। अगर हम समझते हैं कि इस किस्म बायस हम निकाल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। कौन सिलेक्ट करना चाहिए फिर एंटोराज को? देखिए, ये मुल्क को भी थोड़ा सोचिए क्या किस किस्म का मुल्क है। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को आप देखें, वो किस किस्म के क्या क्या करते हैं और किस किस्म के हरकतें में पकड़े गए हैं और कैसे लोगों को फेवर करते हैं। और फिर आप सोच के बताएं कि ये इस मुल्क में रुक सकता है कि अगर आपके पास एक फंड हो जो आपके डिस्क्रेशन में डिस्पेंस हो सके, क्या आप खैर करेंगे?
सही। कभी नहीं करेंगे। आप समझते हैं प्रमोशंस जो होते हैं टॉप लेवल्स पे, ये फेयर है? मैं खुद बैठा हूँ प्रमोटिंग कमिटीज पे और मुझे खुद पता है कि ये बेसिस है कि अच्छा आदमी है तो हमारे साथ है तो कर दो। अच्छा, तो देखिए, why are we pretending? हमें क्या पता नहीं है क्या होता है? ठीक है, तो जफर साहब फिर इतनी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? इलेक्शन की बार बार बात क्यों की जा रही है जब कुछ सब पता है कि प्लान है और हर चीज़ प्लानिंग के तहत की जानी है? तो फिर अब जबकि ऑलरेडी हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं और हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है फिर इलेक्शन में जाने की? हमें अनाउंस नहीं कर देना चाहिए सीधी सीधी तरह से कौन वज़ीर आज़म होगा और किस किस की पार्टी कौन कौन से सूबे में होगी? फिर मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है। इलेक्शंस तो होने ही है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आप एक डेमोक्रेसी है, कहते हैं आप एक डेमोक्रेसी है एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्शन। तो आप क्या समझती हैं इलेक्शन ना हो? होना चाहिए, होने चाहिए इलेक्शन। अगर आपको इलेक्शन ना हो आपको इमदाद नहीं मिलेगा, आपको IMF पैसे नहीं देगी दीदी। करे ना कह दें कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर देखें क्या होता है। तो ऐसे इलेक्शन होंगे सही, और आई एम श्योर कि वो उसके सेपरेट के इलेक्शंस होंगे जैसे हर वक्त होते हैं, सही, हर पार्टी के दौरान होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शंस होंगे, फिर उस इलेक्शंस के बाद वाइल्ड एक्यूजेशंस आएंगे, सही, और फिर वैसे ही चलेगा। मतलब ये वर्ल्ड हैज नॉट चेंज्ड, राइट। आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है जफर साहब, मुझे अभी ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे PIA के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात होगी PIA के हवाले से। इन दिनों फ़िज़ाई कंपनी है PIA जो कौमी बोझ तस्वुर की जा रही है। कोई कहता है कि PIA को मुफ्त ले जाओ, तो कोई कहता है कि कौमी ख़जाने पर बोझ है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दिया जाना चाहिए। कौमी एयरलाइन का माली बहरान जारी है, चलाने के लिए ईंधन नहीं है, देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। कौमी एयरलाइन की 11 दिनों में अब तक 340 परवाजें हैं जो कि मनसूख हो चुकी हैं। सिर्फ आज के ही रोज़ की बात कर ली जाए, आज के दिन, और 49 परवाजें हैं जो कि मनसूख हो चुकी हैं। मुसाफिरों को कितनी अजियत परेशानी का सामना करना पड़ा है कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। परवाजें मनसूख होने से इदारे को अब तक 8 अरब से ज़ायद का नुकसान भी हो चुका है। एक एक रोज़ में 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, जो कि ये नुकसान हम बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं। सवाल यह है कि PIA के माली बहरान का जिम्मेदार आखिर है कौन? नौशाद साहब। PIA की जो माली बहरान है ये यकीनन सियासी जमातों का कारनामा है। हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो बग़ैर सोचे समझे PIA पे बोझ डाला गया, सियासी भर्तियां की गईं। हालात ये हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क के अंदर आप एक फ़्लाइट के ऊपर 500 से ज़ायद मुलाजिम, आप सिर्फ इमेजिन कर लीजिए क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक प्लेन जो है, एक त्यारा जो है, उसका क्रू जो है वो 500 से ज़्यादा हो। दुनिया की किसी एयरलाइन के अंदर जो बड़ी तरीन एयरलाइंस हैं, लेविश जिसको कहते हैं, जो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो हमसे आधे भी नहीं है उनके। यानी जो अच्छे मॉडल वाली हैं वो आप कहें कि करीब 70-100 लोग होते हैं, यहाँ 500 से भी ज़्यादा है। इशू ये है कि ये सारा कुछ हुआ है सियासी भर्तियों के नतीजे में जी। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जो हैं, उन्होंने एक वक्त आया कि आप देखें हमारे यहाँ पे ये सिस्टम निकल आता है कि जी PIA में भर्तियां हो रही हैं। अब जनाब हुकूमत किसी एक जमात की आ गई है, उसने PIA में भर्तियां कराई जानी है। इसी तरह स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि PIA के हैं, जिनको सर्व कर रही है हमारी गवर्नमेंट। अल्टीमेटली ना ये प्रॉब्लम यही है। आप ये देखिए ना कि आपको देखिए ना, यहाँ पे आप एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपके पास ये फर्ज करें कि ये हमारे सामने कैमरे लगे हुए हैं, इन पे एक कैमरामैन मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ आप 50 बंदे एक कैमरे के ऊपर फिक्स कर दे तो कोई पूछेगा तो सही ना, भाई ये कैसे हो गया, ये किसने किया? भर्तियां करते तो ये सारा कुछ जिसने भी किया है, ये इसका सोली जिम्मेदार हमारी सियासी जमातें हैं और वो सियासी भर्तियां हैं जिनकी वजह से PIA इस हाल को, आपको पता है PIA का दौर क्या है, आपको पता है आप एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते रहे एमिरेट्स एयरलाइन को, आपने फिलिपीन की एयरलाइन बनाई, आपने एयर माल्टा को सपोर्ट दी। एक वक्त ये था PIA के ऊपर कि PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में उसका शुमार होता था, और फिर जब आप कमर्शियली वायबल हुए, कमर्शियली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर सियासतदानों ने उसको जैसा कहते हैं ना तख्ता मश्क बना लिया और उन्होंने
वहाँ वो दबा के भर्तियाँ की कि आज आप इस हाल को पहुंच गए हैं कि 150 अरब रुपए सालाना से ज़्यादा का आपका लॉस है। हालत ये है कि आपके पास ईंधन के पैसे नहीं है। अल्टीमेटली ये दिन तो आना ही था। हम तो पहले कहते थे, आप ये कह रही थी ये कौमी खजाने पे बोझ तस्वर किया जाता है, नहीं, ये पिछले दिहाइयों से ये कौमी खजाने पे बोझ है, ये मेरी जेब पे भी बोझ है। और मैं तो आपको ईमानदारी की बात बताऊं, एक जगह मैंने बात करते हुए कहा था कि जनाब कोई पल्ले से दे के जान छुड़ानी पड़े तो छुड़ा लें, कि एक दफा ही को 100-150 अरब उस कंपनी को दे दें जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए कि जनाब ये पीआई आप हां लें, हाथ जोड़ लें। सब जो मुफ्त खाते खुले हुए हैं, फिर उनकी भरपाई कौन करेगा? देखिए ये वहां पे अब ये एक अलग से मसला, ये मामला पीटीसीएल के अंदर भी था। मैं आपको बताऊं, जब टेलीकम्युनिकेशन की प्राइवेटाइजेशन हुई थी उस वक्त भी ये बड़ी बहस थी। मामला ये है कि ये जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे यहाँ हर निजाम जो है ना, हर चीज वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, चाहे वो ताजर हो, चाहे वो आपका बिजली चोरी का मामला हो, गैस चोरी, हम हर चीज के अंदर इस हद तक नेग्लिजेंस बरतते हैं, इस हद तक नेग्लिजेंस बरतते हैं कि इदारा खत्म हो जाता है और उससे पलने वाले जो हैं वो माफिया की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। और इस फारूक साहब, ठीक है, नौशाद साहब पॉइंट आपका क्लियर है, मैं आपको मौका दूंगी। फारूक साहब आपसे पूछ लेती हूँ, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की 10 दिन के अंदर अंदर 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गई हैं। किसी को अंदाजा है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है आने वाले टाइम में? देखिए जनाब, नौशाद साहब ने सही फरमाया, हमने अपने हाथों से किया, उनका गला हमने दबाया। करप्शन, नेपोटिज्म, फ्री टिकट्स, पॉलिटिकल इंडक्शंस, यूनियन की ब्लैकमेलिंग, फेक डिग्रीज वाले पायलट्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जर्मनी से आता है मेरे ख्याल $1 लाख महीने के ऊपर, फिर उसके बाद फॉरेन जो पोस्टिंग होती है उसमें करप्शन, और फिर शुक्र आप कुछ खबरें कम आ गई हैं, बीच में तो ये हो गया था कि जनाब जो स्टाफ है, एयर क्रू है, मैं खासकर ये कैप्टन की बात कर रहा हूँ, वो स्मगलिंग इन चीजों में इन्वॉल्व थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए हमने खुद इस इदारे को बर्बाद किया। अब कितना आप उनको बेल आउट पैकेज देंगे? अब वो फिर मांग रहे हैं 25 अरब रुपया। भाई हम टैक्स पेयर का पैसा क्यों दें एक इदारे को जो सिंक कर रहा है? उनकी प्रोक्योरमेंट कितनी करप्शन है। कहने का मतलब ये है अब वक्त आ गया, पीआईए पे हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आप पढ़ लेना चाहिए। पीआईए को खुद कर देने चाहिए कि जनाब आप हम वायबल नहीं रहे, हम अब सस्टेन नहीं कर सकते। हमारे पैसेंजर जो है रोज एयरपोर्ट पर लड़ाई होती है, रोज झगड़े होते हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ये कब तक तमाशा चलेगा? और मैं देख रहा हूं कि बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम से अपील करूंगा SIFC को, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने आर्मी चीफ साहब, कि ये क्यों डिले किया जा रहा है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन? उसकी वजह ये है कि क्या ये तो नहीं है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि फरवरी में कुछ लोग इस गवर्नमेंट में जो फरवरी में जब इलेक्शन होंगे, जो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, कि उधर तक मामला तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो वो तो कहेंगे जनाब ये तो एक बड़ा जबरदस्त सोने की चिड़िया हमारे हाथ आ गया, अब हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, पता नहीं कितने अरबों रुपए वो किक बैक लेंगे। सो माय पॉइंट, केयर टेकर गवर्नमेंट को अभी इनके पास 3 महीने हैं वॉर फुटिंग के ऊपर ये पीआईए का मामला जो हैंडल किया जाए। 9 साल हो गए हैं। आप बताएं, पाकिस्तान स्टील मिल इसी तरह लावारिस बैठी है। शुक्र है वहां पे गवर्नमेंट ने ये फैसले किए, उनके लोगों को रिटायर कर दिया, गोल्डन हैंडशेक हो गया, और जनाब अब उसकी मशीनरी भी है, स्क्रैप के भाव जो है वो बिकेगी। लेकिन 8-10 साल पहले रशियन ने कहा था, चाइनीज ने कहा था, हम आपको बेल आउट पैकेजेस देते हैं स्टील मिल के लिए, हम चाहते हैं कि स्टील मिल जो है उसको हम रिवाइव करेंगे। लेकिन हमारे लोग, क्योंकि वहां पे मौज मेला लगा हुआ था स्टील में, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। अब ये देखें, ये पाकिस्तान की नाकामी की एक स्टोरी है, पाकिस्तान स्टील मिल और पीआईए। जब से जल्द आप इनको, इन दोनों इदारों से जान छुड़ाएं। स्टील मिल अगर रशियन चाहते हैं उनके साथ करें, चाइनीज के साथ मुआहदा करें, वो उसको रिवाइटलाइज करें। उनकी अपनी टेक्नोलॉजी उन लोगों ने लगाई थी रशियन ने 1970 में। और पीआईए अब ठीक है, अब उनके 15-17 जहाज उनके ग्राउंडेड हैं, मानते हैं, और उसमें प्रॉब्लम होगा उसको बेचने में या प्राइवेटाइज करने में, और यकीनन वो कीमत आपको नहीं मिलेगी। अब ये कहा जा रहा है कि जी हम एसेस कर रहे हैं कि पीआईए के जो एसेट्स हैं पाकिस्तान में, कोई होटल है, कोई ये है, कोई वो है, उनकी क्या सिचुएशन है। और 22-4 साल से जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना था, जो पिछाड़ गवर्नमेंट बनाई इंक्लूडिंग पीटीआई, वो क्या खाक काम कर रहे थे? वो क्या बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते थे? हेड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन क्या किया उन्होंने? पीआई की निष्कारी के लिए क्या तैयारी की उन लोगों ने?
सो ये माफिया है, ये माफिया इनके अपने इंटरेस्ट हैं, ये चाहते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को, पीआईए को हम ये करें अपना इसकी प्राइवेटाइजेशन। मैं फिर ये कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, ये इस पे आप जरा देखें कि ये मामले को क्यों जो है इसको तूल दिया जाए। ठीक है जफर हिलाली साहब, आर्मी चीफ साहब, आखिर किस किस माफिया को देखें? चीनी माफिया है, आटा माफिया है, डॉलर माफिया है, कौन कौन से माफिया? और अब पीआईए की हालत देख लीजिए, 80 की दहाई तक तो फिर भी चले पीआईए ठीक चल रही थी, उसके बाद पीआईए का जो हाल कर दिया गया है, अब पीआईए का नाम कोई लेना पसंद नहीं करता, उस पर सफर करना तो दूर की बात। कौन जिम्मेदार है, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है, हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा ये एक स्टेट नहीं है, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये चोरों का एक अड्डा है। और मैं पीआईए को नजदीक से देखा। हिलाली साहब से डेजिग्नेशन पूछ लें इनका। जी 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 जी, इस अड्डे में हिलाली साहब की क्या जिम्मेदारियां हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं ये इस हद तक सीनियर जो हिलाली साहब हैं आप नौशाद साहब की आवाज सुन पा रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को उन्होंने चोरों का अड्डा करार दे दिया है। Yes, why is this happening? I'm very sorry, पहले जो sir. फारूक हमीद साहब जो है, नहीं, ये बात बुरा लगा है ना, आपको अगर बुरा लगता है, नौशाद साहब डिसएग्री कर रहे हैं। अच्छा, बात करने जाएं जी जी, और बाद में आप ऑब्जेक्शन रेज करें। ओके, देखिए जी, बात असल ये है कि मुझे पर्सनली पता है कि रूट्स जो हैं, हमारे लोग, हमारे सियासतदानों ने रूट्स को जानबूझ के दूसरे मुल्क को दिया है। सही, हालांकि 10 दफे उनको कहा गया था मत करो, हमारा नुकसान होगा। जब वो आपका नुकसान नहीं देखते, इलेक्ट होके आते हैं, आप क्या बेनिफिट के लिए किसी और मुल्कों को रूट्स देते, ओपन साइड देते। फॉर गॉड्स सेक समझिए, दे आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री। ये चोर है, ये अड्डा है चोरों का, पकड़े इनको। सही, ठीक है जफर साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे फहीम साहब से सवाल पूछ लेने दीजिए। मुझे जरूर बात करने दीजिए। जी नौशाद साहब, मैं आपको मौका जरूर दूंगी, लेकिन मुझे फहीम का पॉइंट लेने दीजिए, फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। जफर साहब से आप सवाल भी बेशक सामने रख दीजिएगा, आपको मैं क्रॉस टॉक का भी बिल्कुल मौका दूंगी। फहीम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि सियासी मुदाखलत, नाजायज़ भर्तियाँ, इंतज़ामी नाअहली और यहाँ तक कि करप्शन भी, और क्या चाहिए हमें पीआईए से? अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम क्यों इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं लेकर जाते? देखिए, नौशाद साहब और फारूक साहब ने पीआईए के ऊपर जितनी बात कर ली है, उसके बाद अब मेरे पास कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली कहना तो मैंने भी यही था कि जनाब पीआईए जो है वो इस वक्त एक सफेद हाथी है, आप उसको जो है वो प्राइवेटाइज कर दें। 39 तैयारे और चले फहीम, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल मुख्तलिफ कर लेती हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं वो इससे किस तरह से फायदा उठाते रहे? ऑफ द रिकॉर्ड जो असल हकाइक है, कुछ खबरें हैं आप तक होंगी, ऑब्वियसली आपको पता होगा, वो हमारे सामने रखिए आवाम के सामने। देखिए, मैं वहीं आ रहा था। देखिए 90s में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पीआईए में भर्तियां की, उन भर्तियों को जो है वो चैलेंज किया। वो भर्तियां जो है एक मौके पर जो है जब गवर्नमेंट बदली, नवाज शरीफ साहब ने जो है उनको फारिग कर दिया। उसके बाद जो है वो अदालतों में चले गए, अदालतों से जो है वो फिर जो है वो बहाल होकर उसी इदारे में आ गए, काम करने लगे। इस नौयत के जो अदालती फैसले हैं कोई एक नहीं है। स्टील मिल का हवाला दे रहे थे, स्टील मिल की नचकारी किसने रोकी? सुप्रीम कोर्ट ने रोकी एक मौके के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है ये वक्तन फौक्तन होती रही है, उसमें सबने अपना अपना बराबर का हिस्सा डाला हुआ है। हम किसी एक शख्स को नहीं कह सकते, हम सिर्फ सियासी जमातों को नहीं कह सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अदलिया को नहीं कह सकते। क्या इस इदारे के सरबराह के तौर पर मुख्तलिफ वक्तों में जिन लोगों को तैनात किया जाता रहा, क्या वो इस बात के अहल थे कि उन्हें सरबराही का मौका दिया जाता उस इदारे की, जो एक इदारा जो है पीआईए जैसा इदारा, जिसके लिए हम खुद कह रहे हैं कि वो बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस जो दुनिया में एयरलाइंस को बना रहा था, उसके ऊपर जो है आपने एक वक्त में ऐसे लोग ला के तैनात कर दिए जिनको पता ही नहीं था कि इदारे को चलाना कैसे। तो देखिए, ये सारी चीजें इस मुल्क में हुई है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज मैं खबर देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम वाकई क्या माफियाज के मुल्क में रहते हैं। हम कभी कहते हैं कि इस मुल्क में शुगर माफिया है, कभी हम कहते हैं इस मुल्क में आटा माफिया है, कभी हम कहते हैं डॉलर माफिया है। आज मुझे एक और माफिया नजर आई, बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ।
आज जो हमारे पावर सेक्रेटरी हैं वफाक के, उन्होंने कहा कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक जो एक प्राइवेट कंपनी है वो वफाकी हुकूमत से 169 रुपए की सब्सिडी ले रही है और जो 5 सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनीज हैं वो मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 158 अरब रुपए ले रही हैं। यानी 5 कंपनीज के मुकाबले में एक प्राइवेट कंपनी आपसे 11 अरब रुपए ज्यादा और 169 अरब रुपए जो है आपसे ले रही है। तो ये माफियाज हैं, ये माफियाज इस मुल्क के ऊपर जो है वो काबिज हैं, ये हमें आवाम को नहीं जीने देंगी। ये पीआईए आप प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन आप ये बताइए कि इंटरनेशनली आपके पास बचेगा क्या? पीआईए आपका एक कौमी तशख्खुस था ना इंटरनेशनली कि जनाब आप पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, और पाकिस्तान का झब्बा बन चुका है आपके पास। तो ये सिचुएशन आ गई है। मुझे अफसोस होता है, जब मेरा दिल जलता है, मैं आवाम की तरफ से जब बात करता हूं तो मुझे होता है कि आज आम आदमी का मसला जो है वो क्या है? यही मसले हैं जो इन सब माफियाज के पैदा करते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, महंगाई बेपनाह है, लोगों के पास रहने को नहीं है, घर छत, आज जो छत बहुत बड़ा मसला बनती चली जा रही है। और सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं कि माफियाज को नवाजा चला जा रहा है और इन माफियाज के लीडर्स जो चंद एक हैं और जिनसे सारे माफिया से कड़ी मिलती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जफर हिलाली साहब, आपसे सवाल के लिए नौशाद साहब ने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं, मैं चाहती हूं कि आप प्लीज उनका जवाब दे दीजिए। नौशाद साहब देखिए, मुझे पॉइंट्स तो शायद नहीं रखने, मुझे ये लगा कि चूंकि हिलाली साहब बड़े मोहतरम हैं, सफीर, मतलब आप समझते हैं कि उनके यकीनन शायद उनके दिल में बहुत दर्द होगा, उन्होंने ये बड़े दर्द दिल से ये बात कही होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें मीडिया पर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये हमारा मुल्क है, ये ठीक है कि इसमें खराबियां हैं, ये ठीक है कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ठीक है कि ये बड़े मसाइल का शिकार है, लेकिन हल हमें ढूंढने हैं। हम ये जो बातचीत करते हैं, ये बहस मुबाहिसा करते हैं, इसका मतलब भी ये होता है कि हम अगर कुछ ना भी कर सकें तो हम पब्लिक को ट्रुथ्स जो है ना वो उसके सामने रखते हैं ताकि वो उसमें अवेयरनेस क्रिएट हो और उन इश्यूज़ के ऊपर उसको पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, अगर कोई सियासतदान चोर है, वैसे तो मैं ये चोर चोर का मंत्रा जो है ज़ाती तौर पर मैं इसका कायल नहीं हूं। अच्छा। मिसाल के तौर पे हलाली साहब समझते हैं कि तो साहब फिर आप ये मानते हैं कि चोर कोई भी नहीं है, करप्शन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। असल में ये चोर चोरों का मंत्रा पिछले 4-5 दहाइयों से इतना बोला गया और मुझे वो शख्स दिखाएं जिसको आपने चोर साबित किया, किसी एक को सजा दी हो, ठीक है ना, आप सजा दें, मुझे समझ में आएगा ना। मेरा पॉइंट ये है, हलाली साहब ने ये जरूर कहा कि जी वो फलां रूट तब्दील हो गया। हलाली साहब को अब ये बताना चाहिए कि ये फलां शख्स थे, फलां साहब थे, उनको हमने ये कहा था और फलां साहब ने ये किया था, ताकि पब्लिक को पता हो कि ये कौन सा शख्स था जो अवाम का नुमाइंदा कहलाता था और उसने ये ज्यादती अवाम के साथ की है। लेकिन मुल्क को एज चीफ का डेन करार देना, मैं समझता हूं कि ज्यादती है। हम जैसे लोग भी यहां बसते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं और ज्यादातर 89% 90% अवाम जो है वो मजदूरी ही कर रही है यहाँ पे। जी जफर साहब, देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि शायद मेरी आदत जो है लोगों के बारे में कहना, शायद मैंने लोगों का नाम ज्यादा ले लिया, इसलिए कि मैं आजकल टीवी पे नहीं आ रहा हूँ। बेबाक स्टेटमेंट्स तो आपसे काफी मंसूब है। जी 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 जी, सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में, स्पेशल सेक्रेटरी था, प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, और मुझे पता है कि क्या क्या हरकतें होते थे, और खासतौर पीआईए में, पीआईए का जो मेन्यू तक, पीआईए का जो किचन का आउटसोर्सिंग तक, ये सब चीजें प्योरली बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म। अब अगर ये साफ समझते हैं कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहता है ये चोरी हो रही है और मुझे इस्तीफा देके खत्म करो, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्विस रहता ही नहीं। अभी कह दीजिए, अभी बता दीजिए, अभी ऑन द रिकॉर्ड ले आइए। 40-20 साल बाद बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं इन लोगों का। आप किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं बस? आप प्रोसिक्यूट ना भी करें, आवाम को तो बताएं ना, ताकि पता तो चले। 20 साल से ये सियासतदान वही हैं जो पिछली 3 दहाइयों से यही कुछ करते आ रहे हैं। ये वही सियासतदान, वही सियासी जमातें घूम घूम के फिर रही हैं, तो इनकी हकीकत लोगों के सामने आश्कार करें, बताएं कि ये फलां साहब थे, ये कर रहे थे। आपको इनकी हकीकत नहीं पता है? नहीं, देखिए, नहीं पता है, जुडिशरी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ये आप क्या क्या बच्चे बन रहे हैं आप?
ओ हिलाली साहब, आप हिम्मत पकड़िए ना, आप बात कीजिए जेनेरिक टर्म्स के अंदर बात करने का क्या फायदा होगा हिलाली साहब? आपने मुझे भी चोर करार दे दिया, ये बेचारी जो सना है ये भी आपने चोर बना दिया, ये हमारे सामने ये मजदूरी करने वाले बेचारे इनके बच्चे जो है ये सोचते होंगे कि यार ये भी चोर है, ये क्या बात हुई? हमारा नौशाद साहब, हमारे तो मीडिया पे, मतलब आप खुद सहाफी, मैं खुद सहाफी, हमें इतना तो हमें भी थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए कुछ सूरत हाल को कि वाकई कुछ चीजें सेंसर्ड है, कि जरूरी नहीं है कि उन्हें ऑन द रिकॉर्ड रखा जाए। ये इन्होंने एक चोर को नहीं देखा, ये काफी नहीं है इनकी ईमानदारी पे। ठीक, मौका दें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्विकली। जी 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 हमीद फारूक साहब, देख लें, क्या हम भूल गए हैं कि इसी पिछले 10-15 साल में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं, हाँ। तो एक चेयर पीआई को लगाया गया था जो पीआई का पायलट था, हाँ जी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके खिलाफ नैब रेफरेंसेस थे। हाँ जी। क्या बना? What happened to those नैब रेफरेंसेस? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इस तरह के पता नहीं और कितने एग्जांपल हैं। कहने का मतलब है कि एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल असगर खान, जो हमारे लेजेंड्स हैं, नेशनल हीरोज हैं, जिस तरह उन्होंने पीआई को खड़ा किया और बाद में कई बड़े अच्छे लोग आए, सहगल साहब आए, टिवाना साहब आए, उन्होंने बड़ा जबरदस्त पीआई को चलाया। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से नौशाद साहब फिर भी एग्रीड नहीं है पॉइंट से। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम गैस लोड शेडिंग का जिक्र करेंगे, आवाम की एक और परेशानी का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क पहले से बहरानों में घिरा हुआ है। सियासी जमातों की आपसी लड़ाइयां हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 194% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। जी हां, घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा, जबकि बड़े सनतकारों को इससे रिलीफ दिया जा रहा है। घरेलू सार्फिन के लिए 172% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, जबकि एक्सपोर्टर्स और बड़े सनतकारों को 44% तक सब्सिडी दी जाएगी। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, फ़हीम आपके सामने सबसे पहले रख देती हूँ, गर्दिशी कर्जों का बोझ आखिर अवाम क्यों बर्दाश्त करे? देखिए, अवाम को तो बर्दाश्त अब करना ही है। 20 साल से कर ही रहे हैं, 23 साल से, जब से ये हमने मुआहदे किए हैं बिजली की तकसीमकार कंपनी से, और उसके नतीजे में जो है वो जो बिजली बना रही हैं, उस बिजली के नतीजे में जो है जो बिजली आवाम तक नहीं भी पहुंचती लेकिन वो पैदा कर चुके होते हैं, उसके ऊपर जो है हम पैसे दे रहे होते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क का अगर मसला भी है। लेकिन एक चीज जो आज आपके जो ये टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करने से पहले वो कहूँ ना कि सोशल मीडिया पे एक मीम बहुत घूमती है, जिसमें वो नौजवान जो है वो कहता है मारो मुझे, मारो और मारो मुझे। ये गवर्नमेंट ने ना समझ लिया है बेसिकली आवाम को कि मारना है, वो समझना है कि आवाम यही चाहती है, और मारो मारो और मारो। अभी फरवरी में आपने 16 से 112% तक जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा किया था फरवरी में। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, इसी 2023 की फरवरी में आपने गैस की कीमतों में 16% से लेकर 112% तक इजाफा किया था। अब आपका बहुत शुक्रिया, मैं हाथ बांध कर शुक्रिया अदा करता हूं जनाब कि आपने जो है वो 194% सिर्फ इजाफा किया, 200% नहीं, कि आपका बहुत शुक्रिया। कहना क्या चाहते हैं आप? देखें, अवाम के साथ करना क्या चाहते हैं आप? एक तरफ आप जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस आप कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप गैस की कीमतों में हद तक इजाफा कर रहे हैं। गैस इस वक्त मुल्क में तवानाई के शोबे का वो जरिया है जिसके जरिए जो वो बिजली पैदा की जाती है। और जब आप बिजली इस हद तक महंगी कर देंगे तो उसके बाद बिजली की तकसीमकार कंपनीज कहेंगी जनाब हमें गैस महंगी मिल रही है तो हम जो बिजली की कीमतें बढ़ाने पे मजबूर हैं। जब बिजली की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई की एक नई लहर आएगी। जब महंगाई की नई लहर आएगी तो डेफिनेटली लोग खुदकुशियां करेंगे। लोग जो है वो इस मुल्क में जो है वो कहेंगे कि अब रहना मुमकिन नहीं है, लोग मुल्क से बाहर जाएंगे और जाहिर है ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और खुदकुशियां भी हो रही हैं, दोनों हो रही हैं, इसमें इजाफा होगा। और हमारे निगरां वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जा रहे हैं तो जा रहे हैं, क्या हो रहा है? IMF डेफिनेटली, देखिए IMF डेफिनेटली IMF की शराइत हैं, उनके ऊपर आपने अमल करना है, लेकिन ऐसे हाथ बांध के तो अमल ना करें ना, खुद को गुलाम तो ना तस्वुर कराएं उनके सामने, कहीं तो रजिस्ट करें, कहीं तो कुछ ऐसा करें कि जिसका फायदा जो है वो आवाम तक पहुंचे। वो कहते हैं जी ज़राई टैक्स लगाएं आप नहीं लगाते। आज की खबर है जनाब, आज फिर वो इसके ऊपर बात हो रही थी, जनाब फारूक नाइक साहब ने पूछा कि ज़राई टैक्स क्यों नहीं लगता एक कमेटी के इजलास में, तो कहा गया जी वो जो है बस अभी तक इसके ऊपर हुकूमतें फैसला करेंगी, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। कहने को हम ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत पे हम टैक्स नहीं लगाते, आवाम को जो है हमने बस एक वो गन्ने की मशीन में जिस तरह से डाला जाता है ना गन्ना, और गन्ने का जो हाल हो जाता है वो हाल आपने इस वक्त आवाम का कर दिया है।
एक 194% आप इजाफा करने जा रहे हैं गैस की कीमतों में। आवाम कहां जाएंगे, मर जाएंगे लोग इस मुल्क में। आप क्या करने जा रहे हैं? महंगाई की जो नई लहर आएगी, कुछ अंदाजा है आपको उसके नतीजे में इस मुल्क में क्या कुछ होगा? नहीं सोच रहे। ये बात सिर्फ तय कर ली थी कि जनाब वो फैसले जो एक पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट नहीं कर सकी थी, वो फैसले आप जो है वो निगरान हुकूमत से करा लेंगे। और तभी निगरान हुकूमत को आपने इतना तूल भी दे रखा है और निगरान हुकूमत को आपने जो IMF से किस्त भी दिलवाई। तो ये सब चीजें जो है ये कैसे चलेंगी? ऐसे नहीं चलते मुल्क। इस मुल्क के आवाम के ऊपर रहम करें खुदा के लिए। ठीक है, रहम करें, लेकिन कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल। जफर हिलाली साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि गैस की सूरत हाल ये है कि लोगों को मुयस्सर नहीं है, जो घरेलू सारिफीन हैं वो गैस उन तक पहुँच ही नहीं रही, परेशान है कि खाना किस तरह से पकाएं। लेकिन जो बिल हैं वो बाकायदा तौर पर पहुँच जाते हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ये लोग, बाहर से खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद गैस के बिल लंबे चौड़े जो हैं उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं। अवाम क्या करें? हम लोगों को जब हमने इस प्रेशस गैस को इस्तेमाल करने लगे पकवान के और ये वो, उस वक्त लोग कहते थे कि ये गलत स्टेप है, ये बड़ा वैल्यूबल कमोडिटी है, इसको सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे इस्तेमाल करें जिधर रिटर्न होता है। नंबर 1। अगर हमने कहा मुफ्त गैस आ रहा है, हमारे मुल्क का गैस है, और एक लिहाज से मैं समझता भी हूँ, तो आवाम को गिव देम सम बेनिफिट, नहीं हर चीज, मगर देखिए हर चीज का एक इकोनॉमिक प्राइस होता है। हमारा प्राइस जब आज के लोगों ने देखा क्या है, उन्होंने कहा ह्यूजली अंडर प्राइस, ऐसे तो हो नहीं सकता है, ये तो एक किस्म की सब्सिडी है। आप हमारे से लोन मांग रहे हैं और साथ साथ आप इन लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, अमीर और गरीब दोनों को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर कोई ऑब्जेक्शन की, और मेरे ख्याल में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं इस वक्त कि उन लोगों को सब्सिडी मिले, उन लोगों के लिए गैस सस्ता हो जो गरीब हैं। जी। और अगर अमीर को भी फायदा हो रहा है वो गलत बात है। तो मेरे ख्याल में वो वर्क कर रहे हैं एक प्राइस पे, मगर ये शुरू इसलिए हुआ कि हमने सोचा कि गैस इज नेवर एंडिंग, जो लोगों को अपना है मुफ्त दो, माने कि लोगों को खुश कर। बिल्कुल ठीक है। नौशाद साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि माफिया को सब्सिडीज देना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है या आम आवाम को? देखिए, आवाम को ये जो एक थोड़ा जो हिलाली साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन ये IMF की कंपल्शन भी है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये अहम बात है कि देखिए IMF को इससे गर्ज नहीं है कि आप कहाँ पर प्राइसेस बढ़ाते हैं और किस चीज़ की प्राइस कम करते हैं, लेकिन वो तो आपका सेक्टर पॉइंट आउट करते हैं। जिस तरह लाली साहब ने कहा कि ये कम है तो ये क्यों इतना कम है, ये तो सब्सिडी बन जाती है। मसला ये है कि हमें वो रेवेन्यू जनरेट करना है जो लोन के अगेंस्ट हम उस लोन को पे बैक कर सके, हमें उस हालत में जाना है। अब उसके लिए जो बात जिस तरफ जो फहीम साहब ने जिस तरफ रेफर किया था ना कि यार आप ये बताएं तो सही कि ज़राई टैक्स आपसे क्यों नहीं लगता, वो वकला को टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता, जो जितने सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं आ सकते उनको टैक्स क्यों नहीं लगता। तो बेसिकली मसला ये है कि जनाब आपके जितने ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोग हैं वो किसी ना किसी सूरत में हुकूमतों का हिस्सा होते हैं, वो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, और चूंकि वो पावर कॉरिडोर में है और वहां है। फहीम ने कहा कुछ? फहीम, आपने कुछ कहा है, आवाज आपकी आनी से की, दोबारा से प्लीज। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जिन लोगों की तरफ नौशाद साहब इशारा कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हुकूमतों का हिस्सा होते हैं? नहीं, मैं कह रहा पावर सेक्टर लोगों से भरा हुआ है। हाँ, मैं पावर सेक्टर इसीलिए मैंने कहा था कि ये ख्याल ना गुजरे कि सिर्फ सियासतदान है। जो पावर कॉरिडोर्स में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें दूसरे ताकतवर इदारे हैं, उनके लोग भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए। ठीक है, मुझे फारूक साहब से पॉइंट लेने दीजिए, एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट है। नौशाद साहब, फारूक साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बड़े सनतकारों को रिलीफ मिलने के पूरे मौके मिलते रहेंगे और आम आवाम पर बोझ डलता चला जाएगा, आखिर कौन सुनेगा फरियाद आम आवाम की? देखें, ये बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो आपका गैस सेक्टर कंट्रोल कर, सारी बात कोई उन्हें
अच्छा फ़हीम, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। फ़हीम, सूरत हाल अब ये रह चुकी है, फारूक साहब आपकी आवाज़ एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रही। फ़हीम साहब, सवाल, अब सूरत हाल ये रह चुकी है कि ये मुल्क तो सिर्फ माफियाज के लिए रह चुका, आम आदमी को फिर कहाँ चला जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि माफियाज के लिए रह चुका है, यहाँ पे सिर्फ माफियाज ही हैं, यहाँ आवाम भी बसते हैं, आवाम को अपने फैसले करने हैं। अब आवाम के सामने फरवरी 2024 का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आवाम को फैसले करने हैं कि क्या उन्होंने इस मुल्क को आइंदा ऐसे ही माफियाज के जरिए चलवाना है या उन्होंने जो है अपने बेहतर फैसले करने हैं। तो अगर जाहिर इलेक्शन जो है एक बहुत अहम रोल होता है उसका इन सारी चीजों में, लेकिन अहम चीज जो है जो मुझे नजर आ रही है, न जाने क्यों मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यह है कि आवाम का इंटरेस्ट इलेक्शन में भी नहीं है। लूज होता आवाम जो है, मुझे ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कहने में, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा टर्न आउट जो है वो रहेगा। इस वक्त सियासी जमातें अपने जलसों में लोगों को नहीं निकाल पा रही, तो इलेक्शन में कैसे निकालेंगे? जो है वो इलेक्शन वाले दिन वोट, और इसकी मायूसी की वजह क्या हमारे वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, फारूक खान साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और जफर हिलाली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।